हेलो डियर 12th क्लास, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम अपने 95 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं 7, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे दोस्तों वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। यही है लाइक का बटन, लाइक कर दो फटाफट। और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लाता हूँ। बहुत मेहनत रहती है इसके पीछे, जो पीपीटी बनती है बहुत रिसर्च रहता है। आपको पूरी तरीके से मैं आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाना चाहता हूं, उसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं। तो दोस्तों आपके सपोर्ट से मैं वीडियो बना पाता हूं, तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे आप 20 लाइक्स कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए आप चलते हैं वीडियो के अंदर, और आई होप आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को और मेरी मेहनत को लाइक करेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको ना मिले सर्च करने पर तो। और बाकी चलिए आज के जो चैप्टर को है स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में और समझते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और वो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों की प्रकृति का मूल्यांकन कीजिए और इनके पीछे क्या शक्ति है। ठीक है ना, अब देखिए राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में बताना है आपको। ठीक है, नॉर्मल सी बात है तो समझो। देखिए राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में, किसमें है? भारतीय संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, और इनकी प्रकृति निर्देशक, नैतिक और कल्याणकारी है। यह सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन राज्य को शासन चलाने की दिशा प्रदान करते हैं। जैसे कि कई सारे सरकार फ्री में कुछ बांट रही होती है, कुछ बांट रही होती है, नीति निर्देशांक होते हैं। ठीक है ना, कुछ चीजें होती हैं, नीतियां बनाती है सरकार, देती है फ्री में। ठीक है, तो ये याद रखना कि भैया नीति निर्देशांक सिद्धांत भारत संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है मुख्य बिंदु। ये सिद्धांत सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना पर बल देता है। किस पर देता है सिद्धांत? सामाजिक और आर्थिक न्याय। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं ना बहुत ध्यान समझेंगे। किसके देते हैं? सामाजिक व आर्थिक न्याय को स्थापित पर बल देते हैं। उसके बाद ये राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लक्ष्य रखता है। उसके बाद ये विधि निर्माण और नीतियों का आधार बनाते हैं। ठीक है, इसकी वास्तविक शक्ति लोकमत, नीति दबाव और लोकतांत्रिक जवाबदेही है। ठीक है ना, मतलब क्या है दोस्तों, ये हमें क्या क्या देती है। यहाँ पर आपने क्या समझा? सामाजिक व आर्थिक न्याय, कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, और विधि निर्माण और नीतियों का आधार बनते हैं, और लोकमत, नैतिक दबाव और लोकतांत्रिक जवाबदेही नीति निश्चय सिद्धांत से हमें मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? यद्यपि ये न्यायालय में लागू नहीं होते, फिर भी लोकतंत्र में इनकी शक्ति अत्यंत प्रभावशाली होती है। ठीक है, तो ये आपका नीति निर्देश सिद्धांत है, इसकी शक्ति है और इसके मूल्य, इसके इंपॉर्टेंस। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन कैसा भी आए नीति निर्देश सिद्धांत वाला आपको ये करना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। वर्गीकरण बताना है हमें इसका। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत के वर्गीकरण बताना है। आप जरा ध्यान समझेंगे। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को उनके उद्देश्य के आधार पर 4 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4 वर्गों में बांटा जाता है, जिससे उनके अध्ययन और प्रयोग में सरलता मिलती है। पहला देखो क्या है दोस्तों, पहला है आपका आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। क्या है? आर्थिक और सामाजिक। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत। तीसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधित सिद्धांत। फिर है विविध सिद्धांत। ठीक है, पहले समझते हैं आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, देखिए समान वेतन, रोजगार और समान सामाजिक सुरक्षा, ये सब मिलना चाहिए आपके आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद है गांधीवादी सिद्धांत। इसमें ग्राम पंचायत, खादी और मद्य निषेध है ना, कि भैया ग्राम पंचायत को बल दिया जाए, उनको भागीदारी दिया जाए, लोगों को खादी मतलब खुद के स्वदेशी कपड़े पहनने चाहिए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, और दारू शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी सिद्धांत। देखिए विश्व में शांति स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद है विविध सिद्धांत, जैसे पर्यावरण संरक्षण, ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना। जैसे हमारे यहाँ पर है ना लाल किला, कुतुब मीनार, ये सारी चीजों, इनका क्या करना है? संरक्षण करना है। फिर निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? यह वर्गीकरण राज्य को संतुलित विकास की स्पष्ट दिशा देता है। समझ में आया ना? तो इसको 4 वर्गों में बांटा गया है, तो ये इसके मुख्य वर्ग है, यहां से लिखना आप लोग। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे आपका शिक्षा की सार्वभौमिकता के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस तरह लागू किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? शिक्षा की सार्वभौमिकता मतलब सबको शिक्षा मिलनी चाहिए ना, सार्वभौमिकता मतलब सबके लिए। ठीक है, सार्वभौमिकता के
नीति निर्देशक सिद्धांत को किस तरह लागू किया गया है? तो देखिए, शिक्षा की सार्वभौमिकता का उद्देश्य सभी बच्चों को समान शिक्षा उपलब्ध कराना है। क्या है? सभी बच्चों को समान शिक्षा उपलब्ध कराना है, ठीक है। और प्रारंभ में यानी शुरुआत में यह नीति निर्देशांक सिद्धांत था, जिसे बाद में मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सार्वभौमिक शिक्षा का अधिकार क्या बना दिया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। पहले ये नीति निर्देशक सिद्धांत में था, अब इसे मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। अब देखिए क्रियान्वयन के उपाय, ठीक है। अब देखिए क्या काम है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी इसके अंदर, सार्वभौमिक शिक्षा के अंदर, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 के अंदर इसके बारे में लिखा गया, आप आगे क्लासों में पढ़ोगे। फिर उसके बाद है साक्षरता मिशन एवं वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, ये सब चलाए गए किनके लिए? बच्चों के लिए, ताकि सबको शिक्षा मिल सके। उसके बाद है 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A भी शिक्षा, बच्चों के शिक्षा के तहत ही बनाया गया। फिर निष्कर्ष, इन प्रयासों से शिक्षा का विस्तार हुआ, यद्यपि पूर्ण सफलता अभी शेष है। मतलब अभी बचा हुआ है, अभी पूरी तरीके से हमारा भारत लिटरेसी रेट जो होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमारा देश कर रहा है ये चीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि शिक्षा की सार्वभौमिकता की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस तरह लागू किया गया है। तो इस तरीके से लागू किया गया। पहले नीति निर्देशक सिद्धांत में था, अब ये मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, फिर इसके बाद ये सारे काम किए गए इनके लिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, बाल मजदूरी के उन्मूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बाल मजदूरी समझते हो दोस्तों? जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनसे काम कराया जाता है, उसे कहते हैं बाल मजदूरी, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से, बाल मजदूरी बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास में बाधा है। नीति निर्देशक सिद्धांत बच्चों को शोषण से बचाने पर बल देता है। क्या देता है? शोषण से बचाने पर बल देता है। समझ रहे हो ना कि भैया ये जो मजदूरी होती है, बाल मजदूरी, ये बच्चे के विकास में बाधा डालती है, जिसकी वजह से नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसे रोकता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, मुख्य बिंदु क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया, इसके अंदर ये काम करना था। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करी जानी चाहिए। बाल श्रम निषेध और इनके लिए कड़े कानून बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि कोई करवाए ना। फिर है सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए कि भाई सभी बच्चों को क्या करना चाहिए? पढ़ाना लिखाना चाहिए, ऐसे कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। उसके बाद है निष्कर्ष, कानून के साथ साथ सामाजिक सोच में परिवर्तन आवश्यक है, ठीक है। कानून में तो है ही जरूरी, लेकिन समाज के लोगों के अंदर भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई अपने बच्चों को काम पे मत भेजो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ अच्छे से, ये सारी चीजें। तो ये है आपका क्या, बाल मजदूरी के उन्मूलन पर इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हमारा, महिला के स्तर में सुधार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब महिला के में सुधार, ठीक है, महिला स्तर में सुधार। अब देखिए, महिलाओं की स्थिति सुधारना नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य है। संविधान समानता और सम्मान पर बल देता है ना। संविधान के अंदर पहले लिखा है, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति लिंग आधार से क्यों ना हो, सबको समान जो है सम्मान मिलेगा, ठीक है। अब इसके मुख्य बिंदु देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन देना जरूरी है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, समान काम कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? समान वेतन। उसके बाद है मातृत्व आवश्यक और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि माँ के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, जैसे कि आंगनबाड़ी, ये सारी चीजें, ठीक है। और दहेज बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ठीक है, दहेज से होता है बहुत दिक्कत होती है लोगों को। फिर है 73वां और 74वां संशोधन, जिसमें पंचायतों में इन्हें आरक्षण देना चाहिए, मतलब इन्हें भी इलेक्शन वगैरह लड़ने के लिए खड़ा होना चाहिए, ठीक है, और उनके लिए कुछ आरक्षण। फिर इसके बाद है निष्कर्ष, इन उपायों से महिलाओं का सामाजिक व राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। तो ये दोस्तों महिला की स्थिति को सुधार करने के लिए ये सारे काम किए गए हैं, याद रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने में राज्य की क्या भूमिका है? मतलब जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, उसको राज्य लागू करने में क्या भूमिका निभाता है, ये बताना है, ठीक है ना। राज्य के अंदर राज्य लागू करने में, देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की जिम्मेदारी पूर्णतः राज्य पर है। किसकी है? राज्य लागू करता है नीति सिद्धांत को, ठीक है। राज्य इन्हें नीतियों और कानूनों के माध्यम से लागू करता है। क्या बनाता है? पॉलिसीज बनाता है ना, और कानून बनाता है, उसके थ्रू लागू करता है, ठीक है। अब राज्य की भूमिका क्या रहती है? देखिए, सामाजिक व आर्थिक सुधार, ठीक है ना, कानून बनाना। उसके बाद है भूमि सुधार, बैंक का राष्ट्रीयकरण कर देना, ये सारी चीजें। फिर है शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार योजना, ये सारी चीजें लाना। उसके बाद है कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजना बनाना, ठीक है ना, जो कमजोर, जैसे कि SC ST या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट है या फिर गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, उनके लिए, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या है इसका? राज्य की राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही इन सिद्धांतों की सफलता संभव है, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये हमारा नीति से सिद्धांत है जो कि राज्य ही लागू करता है और राज्य ही
अपने कानून और नीतियां बनाकर लोगों के लिए काम करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा नीति सिद्धांत था। अब चलते हैं आगे। आगे आपका मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के पारस्परिक संबंध का वर्णन करें। मतलब अब बताना है हमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर अंतर बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। 11th क्लास के बच्चों की क्लास में भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। आप फिलहाल 12th में 19 से पढ़ रहे हो तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के दो पूरक स्तंभ है। दोनों का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना होता है, ठीक है। क्या होता है? मजबूत करना। और संबंध क्या है? मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू होते हैं। क्या होता है? मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को दिशा देते हैं। क्या देते हैं? दिशा। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते, केवल दिशा होता है, ठीक है, एक तरीके का। फिर उसके बाद दोनों सामाजिक आर्थिक न्याय के पूरक हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए दोनों आवश्यक हैं, ठीक है। और निष्कर्ष क्या निकलता है? इसके भी संतुलन संविधान की आत्मा है, ठीक है ना। तो जो संविधान जो है हमारा, जो मौलिक अधिकार है वो कानूनों के द्वारा लागू किए जाते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो राज्य के द्वारा लागू किए जाते हैं, ठीक है ना। चलो, ये चीज हो गई यहाँ पर आपकी। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध कीजिए कि कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए, कुछ मौलिक कर्तव्य समझ लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में है। कितने? 51A में है और में दिए गए हैं, जिसका उद्देश्य होता है नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। क्या विकसित करना? जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। उसके बाद देखिए, प्रमुख मौलिक कर्तव्य जैसे संविधान व राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये हमारा क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है, हमें निभाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण एवं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। ये क्या हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें निभाने चाहिए अपनी तरफ से, ठीक है। और निष्कर्ष क्या? कर्तव्यों के पालन से अधिकार सार्थक बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कर्तव्य जो हमें करने चाहिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, है ना। संविधान व राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पर्यावरण की सुरक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं आगे। आगे दोस्तों, अब यहाँ पे आगे आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स और 1 मार्क्स से क्वेश्चन आगे, जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे भर भर के। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर ये चीज ऐड करी है, ताकि आप कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ ना दो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे स्वतंत्रता के समय भारत के अंदर शिक्षित लोगों की संख्या क्या थी दोस्तों? तो यहाँ पर है 14%, ठीक है। आपका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टेंशन मत लेना। अब आगे देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आरंभ कब हुआ था? 1986 में। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, और डेट भी लिखी है 1986 में, याद रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आरंभ 1986 में। उसके बाद है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान किसमें किया गया था? मौलिक अधिकारों के अंदर, ठीक है, के अंतर्गत किया गया। फिर है, महिला पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रावधान किसमें किया गया? नीति निर्देशांक सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स आएगा और आपको उसमें पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए क्या है, रिक्त स्थान भरिए। एक डैश राज्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए अपनी सेवाएं देने की जिम्मेदारी लेता है। तो क्या आएगा इसमें? यहाँ पे कल्याणकारी राज्य। क्या आएगा? कल्याणकारी राज्य। अब देखिए आगे, आगे आपका, सरकार ने संपत्ति का अधिकार डैश बंटवारे करने का प्रयास किया है। तो क्या है? समान। क्या है ना, सरकार ने संपत्ति का समान बंटवारा करने का प्रयास किया है। उसके बाद है, भारत में डैश प्रणाली का उन्मूलन कर दिया। किसका? जमींदारी प्रणाली का। उसके बाद है, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना डैश उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। किसको? छोटे उद्योग, छोटे प्रकार, मतलब लघु क्या होता है? छोटे प्रकार के उद्योग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों आपका है, संविधान डैश संशोधन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को सार्वजनिक दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? 73वें। कौन से? 73वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। आपका ये उत्तर है। फिर आगे, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य हर डैश का विकास करना है। किसका? व्यक्ति का, है ना। मौलिक अधिकार किस लिए दिया है? ताकि सभी व्यक्तियों का विकास हो सके। उसके बाद है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति कैसी होती है? सकारात्मक होती है। क्या होती है? सकारात्मक, विकास करने वाली, ठीक है। उसके बाद है आपका, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य डैश लोकतंत्र की स्थापना करना है। मतलब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ठीक है। किसका? नीति निर्देशांक तत्वों का, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए, आगे आपका, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच डैश संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ। दोनों एक दूसरे के
बहुत ज़्यादा नज़दीक है। दोनों ही काम लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, समाज के अंदर विकास करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए होता है। और दोस्तों ये चैप्टर यहाँ से खत्म हो गया। जितने भी एग्जाम में के लिए आपके क्वेश्चन बनते थे, मैंने वो सारे इस चैप्टर से आपको पढ़ा दिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों भूलना मत, जो मैंने शुरुआत में कही है कि वीडियो लाइक कीजिए और बाकी सारी क्लासेस जो है बनी हुई है उन्हें भी जाकर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।